So what we can do for the automation of basic salary function is कि हम 25,000 फॉर्मूला में लिखने की जगह 25,000 जिस सेल में लिखा हुआ है उसको वहाँ पे रेफरेंस कर सकते हैं. सिमिलरली बी और सी कैटेगरी के लिए भी कर सकते हैं. एंड सो ऑन फॉर टी ए एंड सी सी ए. नाउ व्हाट हैपन्स अगर बिजनेस की पॉलिसी चेंज होती है और वो लोग एक सैलरी के लिए डी कैटेगरी भी ऐड कर देते हैं, तब हमें क्या करना होगा? व्हाट कैन वी डू अगर एक कैटेगरी बढ़ जाती है? अभी हम देख रहे हैं कि 3 कैटेगरीज हैं, ए है, बी है और सी है. व्हाट हैपन्स अगर हम डी कैटेगरी एक बनाते हैं? हाँ जी, क्या होगा? क्या कर सकते हैं अगर डी कैटेगरी बनेगी तो? जल्दी बताइए. इफ फॉर्मूला में क्या कुछ चेंज कर सकते हैं? कैन वी मेक सम चेंज इन द बेसिक सैलरी वाला फॉर्मूला? Yes, sir. क्या चेंज कर सकते हैं? सर उसमें कैटेगरी की कंडीशन ऐड कर देंगे. कैटेगरी की कंडीशन ऐड कर सकते हैं, राइट? नाउ दैट इज ऑलरेडी अ वेरी बिग फॉर्मूला. जैसे इफ फॉर्मूले में अभी हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा फॉर्मूला बन चुका है. अगर हम इसमें एक और कंडीशन ऐड करते हैं तो फॉर्मूला और आगे बढ़ जाता है, राइट? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज कि हम इफ फॉर्मूले से जो काम ले रहे थे, यानी कि कंडीशन के ऊपर बेस्ड एक आउटपुट निकालना. इफ A happens then this is your salary, if B happens then this is your salary, if C happens this is your salary. तो उसी काम को करने के लिए हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे और उस फॉर्मूले का नाम है VLOOKUP. ओके, सो VLOOKUP फॉर्मूला पहले हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे वो हमारा काम बहुत आसान करता है. सो we go to insert. I will just make some notes here. How to use the VLOOKUP formula. So first of all let us understand कि VLOOKUP का मीनिंग क्या है. So VLOOKUP is composed of 3 parts: V, look and up. तो lookup का जनरल मीनिंग क्या होता है? What do we understand by lookup? कहते हैं ना कि if you are not understanding some word, people might say कि look this word up in the dictionary. Yes, somebody has a. रेफरेंस हो गया सर. हाँ, तो हम एक तरीके से एक रेफरेंस ढूंढते हैं. तो जब कभी भी हम कोई मीनिंग, रेफरेंस ढूंढ रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लुकिंग अप, फाइंडिंग मीनिंग और रेफरेंस. सो लुकअप का मतलब है फाइंडिंग रेफरेंस, और यहाँ पर वी का मतलब है वर्टिकल. So V means vertical. So जब कभी आपको किसी टेबल में ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ ढूंढना होता है, रो वाइज अगर ढूंढना है, वर्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या है? रो वाइज. जो कि हम जब टेबल में वर्टिकली मूव करते हैं तो हम या तो ऊपर की रो में होते हैं या फिर हम धीरे धीरे नीचे की रो में आते हैं. ठीक है? सो वर्टिकली मूव करना, या तो हम रो अप जा रहे हैं या तो हम रो डाउन जा रहे हैं. नाउ हाउ डज VLOOKUP हेल्प अस? VLOOKUP क्या करता है? VLOOKUP एक
टेबल का रेफरेंस लेता है। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, राइट? तो इस टेबल में से अगर मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए तो मैं अगर किसी से कहूँगा कि भाई बताओ बी कैटेगरी की बेसिक सैलरी क्या है, तो वो क्या करेगा, कैटेगरी वाले कॉलम में पहले जाएगा, बी वाली रो को ढूंढेगा। अब बी वाली रो को ढूंढने के बाद हम बेसिक सैलरी के कॉलम में आके बता सकते हैं कि 20,000 है। मैं पूछूं कि ए कैटेगरी वालों का सीसीए कितना है, तो हम कैटेगरी से ए कैटेगरी का रो ढूंढेंगे और फिर सीसीए वाले कॉलम में जो लिखा हुआ है ए कैटेगरी के लिए वो बता देंगे। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग है, पहले तो लोकेट द राइट रो, कि कौन सी रो में हमें देखना है। फिर हमें देखना है लोकेट द राइट कॉलम। और जब ये दोनों चीज़ें हमें सही सही पता होंगी कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम, तो हम क्या कर पाएंगे, वी कैन लोकेट द राइट सेल। क्योंकि किसी भी सेल को ढूंढने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें लगती हैं, या तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलम है, या हमें पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रो है। ठीक है, तो अब वी लुकअप फॉर्मूला को देखते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो उसमें 4 हमारे पास इनपुट्स हैं। तो लेट मी राइट देम हियर। पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू होती है वैल्यू टू बी सर्च्ड इन द रोज। ठीक है, यानी कि हमको कौन सी वैल्यू को रोज में ढूंढना है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने देखी यहां पर वो है टेबल एरे। टेबल एरे इक्वल्स टू द टेबल ऑफ रेफरेंस। देखो यहां पे हमारे पास 2 टेबल्स हैं। एक है आपकी कैलकुलेशन वाली टेबल और ऊपर दी हुई है रेफरेंस वाली टेबल। दो टेबल्स हो गई। हम जब टेबल एरे में इनपुट डाल रहे होते हैं तो हमें कौन सी टेबल डालनी है? टेबल ऑफ रेफरेंस, कि जो वैल्यू ढूंढनी है वो कौन सी टेबल में ढूंढनी है। ठीक है, अगली चीज आती है कॉल इंडेक्स नम, यानी कि किस कॉलम में ढूंढना है। हमने टेबल बता दी, हमने टेबल यहाँ पे बताई कि ये वाली टेबल है, रेफरेंस वाली टेबल हमारी ये है, जहाँ पे बेसिक सैलरी, टीए और सीसीए सभी कैटेगरीज के लिए पता चल सकता है। अब हमें ये बताना है एक्सेल को कि भैया कौन से वाले कॉलम में ढूंढना है, बेसिक सैलरी वाले में, टीए में या सीसीए में ढूंढना है। तो आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड में उन्होंने ऐड किया है नम, यानी कि कॉलम नंबर बताना है। ठीक है, कि टेबल में से किस कॉलम में हमें वो वैल्यू मिलेगी जो हमें ढूंढनी है। इसको कर देते हैं इन द फर्स्ट कॉलम। और लास्ट में हमारे पास आती है रेंज लुकअप का इनपुट। अब रेंज लुकअप क्या होता है? रेंज लुकअप में या तो आप फॉल्स डाल सकते हो या तो ट्रू डाल सकते हो। जब आप रेंज लुकअप में फॉल्स डालते हो तो इसका मतलब होता है
कि एग्जैक्ट वैल्यू मैच करानी है। इसके बारे में आगे चल के भी बात करेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखना है कि हमें हमेशा फॉल्स ही यूज़ करना है अभी के लिए। जब हम ट्रू बोलते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना सोचिए कि आपको यहाँ पर रेंज लुकअप में हमेशा फॉल्स डालना है। ट्रू की बात हम आगे करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारे समझ में आई कि हमने क्या क्या इनपुट डालने हैं वी लुकअप फॉर्मूला में। अब वी लुकअप को यूज़ करते हैं बेसिक सैलरी के लिए। तो बेसिक सैलरी वाले सेल में जाएंगे। हमने यहाँ पे जो इफ़ फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। उसको हटा के हम अब लिखेंगे वी लुकअप। तो वी लुकअप में सबसे पहला इनपुट क्या है हमारा? लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू का मीनिंग हमने क्या समझा था? वैल्यू टू बी सर्च इन द फर्स्ट कॉलम। इसमें एक और चेंज कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम ऑफ रेफरेंस टेबल, टेबल ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर क्योंकि सारी बात कैटेगरी से रिलेटेड है, तो हमें कौन सी कैटेगरी ढूंढनी है वो सबसे पहले बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू की जगह पर जो रेफरेंस डालेंगे वो है ये ए। जो आकाश के लिए कैटेगरी है वो हमारे रेफरेंस में आएगी। फिर हमें बताना है कि टेबल एरे क्या है। टेबल एरे हमारे लिए क्या थी यहाँ पर? द टेबल ऑफ रेफरेंस, यानी किस टेबल में हमें वो वैल्यू ढूंढनी है। तो हमने उसे बता दिया कि ये टेबल है। तो चूंकि ये हमने टेबल को फॉर्मेट एज टेबल करा हुआ है, तो जैसे ही मैंने इस सारे के सारे सेल को सेलेक्ट किया तो उसने दिखा दिया टेबल 4। अब बात आती है कॉल इंडेक्स नम की, यानी कि कौन सा इंडेक्स है हमारे कॉलम का। तो इसमें जैसे आपको टेबल ऑफ रेफरेंस अपनी नज़र आ रही है वहाँ से काउंट करना शुरू कर दीजिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा। तो कैटेगरी का जो कॉलम है वो है कॉलम नंबर 1, बेसिक सैलरी का है 2, टीए का है 3 और सीसीए का है 4। 4 कॉलम हैं हमारी टेबल ऑफ रेफरेंस में। तो टेबल ऑफ रेफरेंस में क्योंकि हमें बेसिक सैलरी चाहिए तो हम यहाँ पर डालेंगे वैल्यू 2, यानी बेसिक सैलरी वाला जो कॉलम है उसमें से ए कैटेगरी के सामने वाली जो सैलरी है वो बतानी है। और एंड में जैसा मैंने बताया था रेंज लुकअप आएगा, तो रेंज लुकअप में आप डाल दीजिए फॉल्स, यानी एग्जैक्ट मैच। जैसे ही आप इस फॉर्मूला को बनाकर टैप करेंगे, सो इट विल स्टॉप वर्किंग। व्हाट हैपेंड? Where is the problem? ओके, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। हमारी कैटेगरी वाला जो कॉलम है उसमें ए और बी और सी के साथ में स्पेस डला हुआ है, इस वजह से एक्सेल मैच नहीं कर पा रहा है। तो आप यहाँ से भी स्पेस को हटा देंगे। सो यू विल सी कि अब आपका वी लुकअप फॉर्मूला सही सैलरी निकाल रहा है। तो इन सारे के सारे सेल्स में हमने वी लुकअप लगा दिया है। अब वी लुकअप में हमें समझ में आता है कि हमको जब बेसिक सैलरी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? कैटेगरी को सर्च करते हैं। कहाँ सर्च करते हैं? टेबल 4 में सर्च करते हैं। और फिर चूंकि बेसिक सैलरी का कॉलम 2 है तो हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं 2 और फिर एंड में इनपुट डालते हैं फॉल्स, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मैच करना है, ए कैटेगरी मैच करनी है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट बेसिक सैलरी का ऑटोमेशन। अब मैं इसे ऑटोमेशन क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि अब अगर मैं ए कैटेगरी की 25,000 सैलरी को चेंज करके मान लीजिए कर देता हूँ 30,000, तो अपने आप टेबल में मैंने ऊपर चेंज किया और यहाँ नीचे अपने आप चेंज हो गया। देख रहे हैं 30,000 यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर मैं इसको बाद में 40,000 करना चाहूँ तो मैंने ऊपर 40,000 कर दिया, नीचे अपने आप 40,000 अपडेट हो जाएगा। मुझे किसी सेल रेफरेंस को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी टेबल ही रेफरेंस में डाल दी है। उसी तरीके से अगर मान लो कि मैं एक डी कैटेगरी बनाता हूँ, तो मैंने नीचे लिखा डी, टेबल अपने आप एक्सटेंड हो गई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20,000 या फिर मान लो लिखता हूँ 10,000। एक चौथी कैटेगरी हमने डाली है 10,000 की, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाली डी, और अब अगर मान लो हम सुमन की जो कैटेगरी है वो बी से डी चेंज कर देते हैं, तो अपने आप यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। आपको कोई भी रेफरेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई है? यस सर। ओके, सो आई होप यू कैन रिकॉग्नाइज कि हमको यहाँ पर क्या बेनिफिट हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हमको क्या बेनिफिट हो रहे हैं। बेनिफिट नंबर 1, no need to provide individual cell reference। क्योंकि आप पूरी टेबल को ही रेफरेंस में डाल रहे हो, तो टेबल में अब कुछ भी चेंज होता है वो अपने आप आपकी कैलकुलेशन में रिफ्लेक्ट होगा। हमने एक सेल का रेफरेंस देने की जगह पूरी टेबल का रेफरेंस दे दिया है। उसी तरीके से बेनिफिट नंबर 2 हमारे लिए क्या है? बेनिफिट 2 आता है वी कैन एक्सटेंड द टेबल ऑफ रेफरेंस विदाउट changing the calculation formula। अब जब हमने डी कैटेगरी डाली तो क्या हमने वी लुकअप वाले फॉर्मूला को चेंज किया था? यस और नो? जब हमने अभी डी कैटेगरी इंक्लूड करी तो क्या मैंने वी लुकअप वाले फॉर्मूला को चेंज किया? नो सर। नहीं किया। मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये टेबल ऑफ रेफरेंस पूरी की पूरी मेरे कैलकुलेशन वाला जो वी लुकअप फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 4 #all, इसका मतलब है जो कुछ भी टेबल 4 में आता है वो सब कुछ कंसिडर किया जाएगा। चलिए सुमन की सैलरी वापस बी कर देते हैं। अब बात करते हैं हम टीए और सीसीए की। तो टीए में आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी इफ फॉर्मूला यूज़ किया हुआ था, तो अब इसकी जगह पर हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो इस बार आप लोगों को बताना है कि हम कैसे वी लुकअप फॉर्मूला को इनपुट डाल सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू में क्या डालेंगे हम? किस चीज़ का रेफरेंस डालना है हमें? यस सर अलाउंसेस वाले टेबल का। अलाउंसेस वाली टेबल का रेफरेंस डालना है, पर हमको सबसे पहले लुकअप वैल्यू डालनी है। यहाँ पर लुकअप वैल्यू का जो इनपुट है, यहाँ से देखो क्या है, वैल्यू टू बी सर्च इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल ऑफ रेफरेंस। तो हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, कैटेगरी है। यस सर। है ना? कैटेगरी Yes, से जुड़ा हुआ है। अगर कैटेगरी बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो डालनी है इनपुट में वो ये है कि भैया आकाश की कैटेगरी क्या है।
तो सबसे पहले इनपुट यही सेल को डालना है। अब बात आती है टेबल एरे की, तो टेबल एरे में क्या आएगा? टेबल एरे में हमें डालनी है टेबल ऑफ रेफरेंस। कहाँ सर है? इसमें अलाउंसेस का टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अब हमारी ये जो कैटेगरी की टेबल बनी हुई है इसको पूरा सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब कॉल इंडेक्स नम, यानी कि उस कॉलम को बताना है, उस कॉलम का नंबर बताना है जिसमें से वैल्यू निकालनी है। तो टीए के लिए कौन सा कॉलम नंबर है? गिनना शुरू करो कैटेगरी से। कैटेगरी का क्या है कॉलम नंबर? रेफरेंस टेबल में, हाँ, शाश्वत का करेक्ट आंसर है 3। थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर एंड में हमें फॉल्स डालना है। फॉल्स यानी एग्जैक्टली मैच करिए कैटेगरी से कैटेगरी। तो अब आप देखोगे आपके 5 4 3 सारे के सारे टीए अपने आप लग गए हैं। टेस्ट करके देख लेते हैं। टीए मान लो कि हम यहाँ पे देते हैं डी कैटेगरी में 1000 रुपये। तो अब मैं फ़ारूक की कैटेगरी चेंज करके डी कैटेगरी अगर कर देता हूँ तो अपने आप यहाँ पर 1000 नज़र आ रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए वैसे ही अब CCA के बारे में बात करते हैं। CCA का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, इफ़ फॉर्मूला लगाया था पहले, इसकी जगह पे वी लुकअप लगाएंगे। हाँ जी, वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू क्या होगी? जल्दी बता दो अब तो। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी CCA के लिए? कैटेगरी। कैटेगरी से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है तो कैटेगरी सबसे पहले डालेंगे। फिर टेबल एरे में क्या? सर वो टेबल ऊपर का कैटेगरी वाला टेबल डालेंगे। ये हमारा टेबल ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, और कॉल इंडेक्स नम हमें डालना है, तो अब यहाँ कौन सा आएगा नंबर? 4। वेरी गुड। और एंड में तो हमें फॉल्स ही लिखना है, तो हम यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। अब देखो, हमने ऊपर टेबल ऑफ रेफरेंस में डी कैटेगरी के लिए CCA खाली छोड़ा हुआ था, तो वही हुआ। तो जिसकी कैटेगरी हमने डी सेलेक्ट करी हुई थी तो उसका कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये कॉलम खाली है। अब अगर मैं इसकी जगह पे 300 डाल देता हूँ तो अब यहाँ 300 रिफ्लेक्ट करने लगेगा अपने आप। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे हमने अपना जो ऑटोमेशन का काम है वो वी लुकअप से आसान कर लिया। अब बताइए, अगर कोई 4-5 कंडीशन वाला ऑप्शन है जिसमें 5-6 कंडीशन दी हुई है, तो उसके लिए इफ फॉर्मूला लगाओगे कि वी लुकअप लगाओगे? 5 कंडीशन है मान लो, तो कितने इफ फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे? सर 4 लगाने पड़ेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा फॉर्मूला, राइट? तो मेरा मानना यह है कि वी लुकअप फॉर्मूला को तब यूज़ करना चाहिए, यूज़ व्हेन यू हैव मोर देन 3 कंडीशंस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी वो ये है कि आपको अपनी शीट पे ये कैटेगरी वाली यानी टेबल ऑफ रेफरेंस बना के रखनी पड़ेगी। टेबल ऑफ रेफरेंस नहीं होगी तो वी लुकअप नहीं लग पाएगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल वर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ वी लुकअप। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो
या तो आप लोग, अभी मैं ये शीट को शेयर कर दूंगा आज क्लास के बाद, तो इसको अपने अपने सिस्टम्स पे खुद ट्राई करिए, करके देखिए कि क्या वी लुकअप फॉर्मूला मैं सही तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, सो अब हमारा अल्फ़ा लिमिटेड के लिए जो काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब पूरी शीट को एक बार देख लीजिए, आगे से लेकर पीछे तक कुछ रह तो नहीं गया है। यहाँ हमारे लिए सारे के सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं, उनका फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया है, हमने फुल ऑटोमेशन कर दिया है। कुछ भी आगे चल के अगर चेंज होता है तो अपने आप बहुत सारे कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और जानेंगे जो कि हमको अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले केस में काम आएगी। ठीक है, उसका नाम है क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब कैटेगरी की कितनी पॉसिबिलिटी हैं, कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं? कितनी कैटेगरीज हैं हमारे पास? कैटेगरी तो जितनी मन उतनी बना सकते हैं। अभी कितनी है? अभी तो 3 है। अभी 3 है। ठीक है, अब अब क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कैलकुलेशन कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, हमारा सारा का सारा फॉर्मूला इसी बात पे डिपेंडेंट है, हमारी सारी कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंडेंट है कि कोई सही कैटेगरी यहाँ पर डाले। ठीक है, मान लो किसी से गलती हो गई, उसने क्या किया कि कैटेगरी डाल रहा था आकाश के लिए, उसे ए लिखना था, ए के साथ उसने एक स्पेस बार और दबा दिया। गड़बड़ है ना? पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिखर जाएगा अगर एक स्पेस बार किसी ने ऐड कर दिया तो अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब भी कोई कैटेगरी में वैल्यू डाले तो उसमें सिर्फ ए आए, ए के अलावा और कुछ नहीं, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। बट अगर हमने लोगों को मैन्युअली फिल करने को दिया तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। अब जैसे एक और चीज़ ट्राई करते हैं, मान लो उसने स्पेस ऐड नहीं किया बट उसने छोटा ए डाल दिया, तो काम कर रहा है ये, बट वी नीड कि कैपिटल ए ही काम होना चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में वही ऑप्शंस नज़र आएंगे जो पॉसिबल हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, सो what we are going to do, we will create a drop down menu for all the categories। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने का स्टेप्स हम पहले देख लेते हैं। इंसर्ट, हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर अ सेल। सबसे पहले आपको जाना है डेटा टैब में। तो ऊपर आप यहाँ पे देखोगे डेटा टैब आपको मिला हुआ है। तो डेटा टैब में आपके पास फिर एक टाइल है जिसका नाम है डेटा टूल्स। तो डेटा टैब से आपको जाना है डेटा टूल्स टाइल में। अब इस टाइल में आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। तो आपको जाना है डेटा वैलिडेशन। अभी इतना ही प्रोसेस करके देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। तो हम चाहते हैं कि आकाश के सामने वाला जो सेल है वो है कैटेगरी वाला सेल, उसमें कैटेगरी लिखी जानी है आकाश के लिए।
तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक जब भी कोई किसी को फिल करनी हो कैटेगरी तो अपने आप ऑप्शंस आ जाएं कि इसमें क्या कैटेगरी पॉसिबल है। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ए हो सकती है, या तो बी हो सकती है, या तो सी हो सकती है। अभी इसमें अगर मैन्युअली कोई भी टाइप करता है तो कुछ भी लिख सकता है, जैसे ही कुछ भी लिखेगा हमारी टेबल कैलकुलेशन करना बंद कर देगी। तो ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर सिर्फ ए, बी और सी ही लिखा जाए, हम क्या करने वाले हैं, हम इस सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब डेटा टैब में हम ऑलरेडी हैं, डेटा टूल्स के डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाना है। अब जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन खोलेंगे तो उसमें पहला टैब है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में हमें सेलेक्ट करनी है अलाउ में लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सोर्स के लिए एक जगह है, यानी आपको एक सोर्स प्रोवाइड करना है। आपको बताना है कि कहाँ पे वो लिस्ट मिलेगी। तो आप इस बटन पे क्लिक कर दीजिए जहाँ पे ऊपर का साइन नज़र आ रहा है, ऊपर की एरो नज़र आ रही है। उस पर क्लिक करते ही सारी विंडो छोटी हो जाएगी और आप अब सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन बता सकता है कि हमारी कैटेगरी वाली लिस्ट ए, बी, सी शीट में मुझे कहाँ दिखाई पड़ रही है? हमारी शीट में कहाँ पर ए, बी और सी एक लिस्ट की तरह लिखे हुए हैं? सर वो कैटेगरी वाले टेबल में। कैटेगरी वाले टेबल में हमारे पास ए, बी और सी तीनों लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। तो वो यहाँ पर दिखाएगा कि B7 यानी जहाँ पे ए लिखा हुआ है से लेकर B9 यानी जहाँ पर सी लिखा हुआ है। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। सोर्स पे सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए। अब आप देखोगे कि आकाश के सामने वाले सेल में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई है जिसमें लिखा हुआ है ए, बी और सी। अब इसमें से अगर आपको ए सेलेक्ट करना है तो आप ए सेलेक्ट कर लीजिए, बी करना है बी सेलेक्ट कर लीजिए, सी करना है सी कर लीजिए। अब मैं इसमें अपने मन से कुछ नहीं लिख सकता, वो बोलेगा दिस वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो अगर किसी ने ए, बी और सी के अलावा कुछ भी लिखने की कोशिश करी तो एक्सेल उसे रोक देगा, तो वो बोलेगा रीट्राई। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम बस ए, बी और सी लिख सकते हैं। अगर मैंने ए के साइड में गैप डालने की भी कोशिश करी तो भी एक्सेल मुझे फिर से एरर दिखा देगा। तो ए, बी और सी के ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। इस स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें जाना है सेटिंग्स टैब में। सेटिंग्स टैब में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है अलाउ में लिस्ट and then you have to select the source. select the source में क्या करना है, select the cells which have your list of items. हमारे लिए आइटम्स क्या थी, ए, बी और सी। तो हमने ए, बी और सी सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस जो हमने पहले वाले सेल को यूज़ किया है उसी को सब में यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू सब जगह आ जाएगी। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इजीली आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी टेबल अब सिक्योर हो जाएगी। अब कोई भी आपकी टेबल में गड़बड़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कॉलम में कहाँ अप्लाई करिया, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी कॉलम।
कैटेगरी कॉलम में हमने लिस्ट दी है ए, बी और सी। क्या और भी कोई कॉलम है जिसमें हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा सकते हैं? हमारी टेबल में ऐसा कोई और कॉलम भी है जहां पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा सकते हैं? क्या हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एलिजिबल फॉर एचआरए में लगा सकते हैं? यस और नो? तमन्ना, आई कुडंट हियर यू। यस सर, लगा Yes, सकते हैं। sir. लगा सकते हैं। यस सर। लगाना ज़रूरी क्यों है? लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए हमने लोगों को अलाउ किया मैनुअली येस और नो लिखने का, तो गड़बड़ कहाँ हो सकती है? जैसे ही हमने येस के आगे थोड़ा सा भी गैप छोड़ दिया, हमारा एचआरए का फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा। येस लिखा हुआ है बट यहाँ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ के लिए भी हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देंगे। क्या करना है? सेल को सेलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाइए, डेटा टूल स्टाइल के डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाकर हमें यहाँ पर लिखना है लिस्ट। अब मान लीजिए आपके पास शीट पर कहीं पर भी येस और नो नहीं लिखा हुआ है, राइट? हमारी शीट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। हमें क्या करना है? येस कॉमा नो। ओके, तो आप देखोगे येस और नो की लिस्ट यहाँ पर बन गई है। मैं चाहूँ तो सेलेक्ट कर सकता हूँ नो, चाहूँ तो सेलेक्ट करता हूँ येस। ठीक है, लिस्ट टाइप करने के लिए क्या करना है? डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सोर्स में जो भी आपके ऑप्शन हैं उनमें क्या करना है? येस लिखा मैंने, येस के बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद एक स्पेस छोड़ के दूसरा ऑप्शन। येस नो, मान लो मैं एक ऑप्शन लिखता हूं IDK, आई डोंट नो, तो IDK भी यहां पर मुझे नजर आने लगेगा। ठीक है, सो IDK मैं यहां से हटा रहा हूं। ओके, और अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए। आपके हर सेल में यस और नो के ऑप्शंस आ चुके हैं। सो सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया? हमने एलिजिबल फॉर एचआरए वाले कॉलम में ऑप्शंस डाले हैं यस और नो के। ठीक है, बात समझ में आई है? अब एक तरीके से आपकी टेबल फूल प्रूफ हो गई है, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं कर सकता। गड़बड़ करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी किसी भी सेल में अगर मैन्युअली कोई इनपुट डालता है तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। कंपनी नेम को हम सेल स्टाइल में जाके हेडिंग 1 कर देते हैं। पीरियड हमारा अननोन है तो हम इसमें सेल स्टाइल में सेलेक्ट कर देंगे हेडिंग 2, और ये हो गया हमारा गिवन इंफॉर्मेशन में आ गया हेडिंग 3। कैटेगरी हो गई, कैटेगरी टेबल कर देते हैं इसको, कैटेगरी टेबल में हम डाल देते हैं हेडिंग 4। अदर अलाउंसेस में भी कर देते हैं हेडिंग 4, डिडक्शंस को भी कर देते हैं हेडिंग 4। ऑल राइट, so this is how we have completed the alpha limited case. अभी कोई डाउट है? किसी कॉलम में कोई भी ऑपरेशन करने से कंफ्यूजन हुआ है,
तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इस टेबल में हमने दो चीज़ें सीखी। पहले तो हमने सीखा वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ये नई चीज़ है। लास्ट टाइम हमने सीखा था इफ फॉर्मूला, तो वो एक नई चीज़ थी। इस बार जो हमने सीखा है वो है वी लुकअप फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, और उसके लिए मैंने कंडीशन भी बताई है। कंडीशन ये है कि जब आपके पास 3 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तब आप वी लुकअप टेबल बनाइए और वी लुकअप ऑप्शन को यूज़ करिए। उसी तरीके से हमने सीखा ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना, यानी कि किसी भी सेल में अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों के अलावा और कोई इनपुट आए, चाहते हैं कि इन दोनों के अलावा और कोई इनपुट ना आए, तो हम उन इनपुट्स को ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह डाल सकते हैं और हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारी टेबल में गड़बड़ होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो हमारा यहाँ पर केस 2 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम केस 3 की, पेरोल केस 3। पेरोल केस 3 का टाइटल है सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। So let me open it. अब सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स का केस हमारे सामने है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पर्टिकुलर्स कंप्यूट द सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011-12, और उन्होंने पीरियड भी बताया हुआ है कि किस पीरियड के लिए हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, यानी मार्च 2011 से लेकर फरवरी 2012 के सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बेसिक सैलरी हमें बतानी है। तो उसने कहा है अलाउ एनी बेसिक सैलरी इन द पे स्केल ऑफ 10,000, 3 to 5, 15,200। नो फिक्स्ड बेसिक सैलरी गिवन, कस्टमाइजेबल स्प्रेडशीट, यानी कि हमको चॉइस दी जा रही है। हमें नहीं बताया गया है कि मिस्टर एक्स की बेसिक सैलरी कितनी है। हमसे कहा गया है कि बेसिक सैलरी इस पे स्केल में है। कौन कौन इस पे स्केल को इंटरप्रेट कर सकता है? अगर लिखा हुआ है 10,000-3 to 5-15,200, तो इसका मीनिंग क्या है? हाँ जी, कोई बता सकता है? चलिए, तो पे स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। पे स्केल में हमारे पास 3 फिगर्स हैं जिनके बीच में 2 डैश लगे हुए हैं। तो पहली जो फिगर होती है पे स्केल की, उसे कहते हैं स्टार्टिंग सैलरी। यानी कि अगर किसी को हायर किया जाता है और कहा जाता है कि 10,325, 15,200 के स्केल पर आपको रखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी हो सकती है? 10,000। ठीक है। और 3 to 5 यानी जो मिडल वाली फिगर है उसको हम कहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट। हर साल आपको 325 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। और मैक्सिमम कहाँ तक मिल सकता है?
मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है आपकी, वो है 15,200। एवरीबडी अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब कभी भी कहीं पर भी आप पे स्केल लिखा हुआ पाओगे तो आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो पहली फिगर है वो स्टार्टिंग सैलरी है, बीच वाली फिगर एनुअल इंक्रीमेंट है और एंड वाली फिगर आपकी मैक्सिमम सैलरी है। इससे ज़्यादा सैलरी इस स्केल में नहीं मिलती। अगर आपको इससे ज़्यादा सैलरी चाहिए तो आपको किसी दूसरे स्केल में प्रमोट होना पड़ेगा या अपना स्केल चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्केल में तो इतनी ही मिलती है। तो मान लीजिए कि अगर कोई आज इस पे स्केल पे एज फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसे 10,000 मिलेंगे, स्टार्टिंग सैलरी है। उसे कितने साल लगेंगे 15,200 तक पहुंचने में? हु कैन कैलकुलेट एंड टेल मी? आज अगर कोई कितने, 16 years. वेरी गुड, 16 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, हर साल 325 रुपये बढ़ेंगे और 10,000 की सैलरी से स्टार्टिंग हुई है तो आपको 16 साल लगेंगे 15,200 की बेसिक सैलरी तक पहुंचने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ। अगर आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 है तो क्या होगा, आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है B3 प्लस जितने साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया उतने सालों का इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी कि मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को मल्टीप्लाई करूंगा एनुअल इंक्रीमेंट से। तो B3 यानी कि स्टार्टिंग सैलरी मैंने इसे फिक्स कर देना है। A7 यानी कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और B4 यानी 325 रुपये का एनुअल इंक्रीमेंट, इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो कौन सी एक चीज़ रह गई इस फॉर्मूला में जो रिलेटिव रेफरेंस में रहेगी? सिर्फ हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। तो अब हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले कॉलम को बढ़ाते हैं, 16 साल तक ले जाते हैं। तो एक एक साल बढ़ रहा है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो अब जब आप इस फॉर्मूला को ड्रैग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10,000 से लेकर 15,200 तक सैलरी कैसे पहुंचेगी। पहले साल इंक्रीमेंट मिला तो 10,325, दूसरे साल मिला 10,650 हो गया, 12वें साल में पहुंचे 13,900 हो गया। ऐसे करके आपकी सैलरी 16 साल में 15,200 तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो जब कभी आपको पे स्केल कहीं पर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आपको ऑटोमेटिकली ये टेबल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आज मैं इस मिनिमम सैलरी से इस स्केल में ज्वाइन करता हूं तो मुझे कितने साल लगेंगे मैक्सिमम सैलरी पे पहुंचने में। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? चलिए, नो सर। तो हमें पे स्केल समझ में आ गया। अब टेबल में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी के लिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? डीपी इज़ 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम 50% को एक अलग सेल में रखें क्योंकि हमें बाद में ऑटोमेशन भी करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को आप 3 सेल में डिवाइड करके ऐसे रख लीजिए। डीपी इज़ 50% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, डीपी की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं इस डीए वाले इंफॉर्मेशन के बारे में।
तो डीए क्या है? परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस डीपी। इसको भी हमने यहां पे लिख लिया है, परसेंटेज की जगह पे हम यहां पे अपना साइन लगा देते हैं, डीए एज परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस डीपी। आगे क्या कहता है? इज डिक्लेयर्ड आफ्टर एवरी 6 months इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर टू बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी एंड जुलाई रेस्पेक्टिवली। DA is declared every 6 months in the month of April and October to be effective from January and July। कहने की क्या कोशिश है? एक फटाफट से मंथली कैलेंडर बना लेते हैं यहाँ पर, जनवरी से लेकर दिसंबर। वो ये कह रहा है कि एक बार तो अनाउंसमेंट हमारी होती है अप्रैल में, किस चीज की अनाउंसमेंट हो रही है? डीए की अनाउंसमेंट हो रही है। और फिर अनाउंसमेंट होती है अक्टूबर में। बट वो अप्लाई या इफेक्टिव कब से होता है? जनवरी से। और यहां पर जुलाई में। कितने महीने का गैप है दोनों अनाउंसमेंट में? 2 महीने का। हाँ, तो यानी कि जो चीज़ हमें जनवरी से अप्लाई करनी है वो कब अनाउंस हो रही है? अप्रैल में अनाउंस हो रही है, 2 महीना लेट। ठीक है, कोई सोच के बता सकता है कि ये डीए की अनाउंसमेंट लेट क्यों हो रही है? एक्सक्यूज मी। या why are we getting a late announcement of DA? DA क्या होता है? DNS allowance, क्यों पे करते हैं डियरनेस अलाउंस? टैकल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉस्ट से मैच करने के लिए एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए हमें अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। अब एक्सपेंसेस तो रोज़ के रोज़ चेंज हो रहे हैं। आज सब्जी इतनी महंगी है, कल उतनी महंगी होगी, एक महीने बाद शायद और महंगी हो जाएगी। पेट्रोल कितना चल रहा है आजकल? 106। 106 चल रहा है। ठीक है। नाउ द आइडिया इज कि अगर हमें इन्फ्लेशन के हिसाब से डियरनेस अलाउंस पे करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इन्फ्लेशन को मेजर करना पड़ेगा, है ना? तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 6 महीने की साइकिल बनाई है। एक साइकिल चलती है जनवरी से लेकर जून, इसे कहते हैं हम साइकिल 1। और दूसरी साइकिल जो है वो चलती है जुलाई से दिसंबर। अब जो रेट जनवरी में इफेक्टिव हुआ वो कब तक चलेगा? जून तक चलेगा, है ना? जो रेट जुलाई में इफेक्टिव हुआ वो दिसंबर तक चलेगा। पर हमें नहीं पता पहले से कि जनवरी से लेकर जून के बीच में कितनी इन्फ्लेशन रहेगी, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। अब इसके बारे में अगली क्लास में बात करते हैं कि ये अनाउंसमेंट लेट क्यों हो रही है। आप भी सोचिएगा इस बारे में कि अनाउंसमेंट को लेट करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है,
और फिर हम इसको अगली क्लास में आगे बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशन को. ऑल राइट, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो. So can you provide the recordings of this class? Okay, I'll try and provide this evening. Thank you. Okay, चलिए फिर कल मिलते हैं. बाय बाय. थैंक यू सर. Bye, sir. बाय बाय.